जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। साथियों, आज मैं फिर से आपके बीच हाजिर हुआ हूं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास लेकर। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? अर्थात जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के पहले तथा आजादी के बाद में संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी रह गई थी? बात करें साथियों, संविधान सभा में जो पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या रह गई थी वह रह गई थी 299। 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी पुनर्गठन के बाद। बात करें स्टार्टिंग में, पहले जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, पहले इनकी संख्या 389 थी। 389 थी तथा बाद में घटकर यह संख्या 299 रह गई। 299 में से 229 जो थे, 229 प्रांतों से थे, 229 प्रांतों से थे तथा 70 जो थे वह देसी रियासतों से थे। 70 देसी रियासतों, 70 देसी रियासतों से थे। तो भारत के आजादी के बाद जो यह इनकी संख्या जो रह गई थी 299 रह गई थी। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? क्या वे 57 में थे, 66 थे, 47 थे या फिर 29 थे? बात करें साथियों, 11वीं अनुसूची में जो विषयों की संख्या रह गई थी वह 29 थी। 11वीं अनुसूची में जो विषयों की संख्या थी वह 29 थी तथा 12वीं अनुसूची में जो संख्या थी वह 18 थी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या इनमें से सभी? इनमें से सभी। तो भारत का राष्ट्रपति जो है इनमें से सभी प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? क्या वे 5 से 9 है, 9 से 13 है, 14 से 18 है या फिर 17 से 21 है? बात करें साथियों समानता के अधिकार की, तो समानता का अधिकार संविधान के भाग 3 आर्टिकल 14 से लेकर 18 में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार निहित है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? क्या वे बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो बात करें महिला मुख्यमंत्री की, पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री की, तो उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी ठीक है साथियों, सुचेता कृपलानी तथा उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला राज्यपाल बनने वाली भी
महिला जो थी वह सरोजिनी नायडू थी। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? क्या वह 61वां संविधान संशोधन था, क्या वह 65वां था, 69वां था या फिर 70वां था? तो दिल्ली को जो विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई थी वह 69वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई। 69वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई। 61वें संविधान संशोधन क्या हुआ था? 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु को 18 से, वयस्कों की आयु को 18 से 21 कर दिया गया था। 18 से 21 आयु बढ़ा दी गई। ठीक है साथियों, आयु 18 से 21 बढ़ा दी गई थी। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में एक मूल अधिकार है। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 में एक मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह 19 से 22 में एक मूल अधिकार है। बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की तो आर्टिकल 32 में यह एक मूल अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है यह एक मूल अधिकार नहीं है। पहले यह मूल अधिकार हुआ करता था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। पहले यह आर्टिकल 31 में था। पहले यह आर्टिकल 31 में एक मूल अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया तथा अब यह आर्टिकल 300 के कै में है? आर्टिकल 300 ए या फिर क्या बोल सकते हैं, 300 ए में निहित है जो एक विधिक अधिकार है, जो एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट। इस टाइम पे एक लीगल राइट है। ठीक है साथियों, वर्तमान में यह एक लीगल राइट है। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला राज्य या फिर संघीय राज्य है। तो साथियों, मैंने पिछली क्लास में भी आपको यह बताया था कि भारत का आर्टिकल 1 जो है यह उद्घोषणा करता है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है यह उत्तर ए, राज्यों का संघ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। कला और साहित्य से, विज्ञान से, सामाजिक सेवा या सहकारिता आंदोलन से या उपयुक्त सभी से। साथियों, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के 2 के तहत, राष्ट्रपति आर्टिकल 80(2) के तहत 4 क्षेत्रों से 12 सदस्य मनोनीत करता है। उसी प्रकार से राज्यपाल भी राज्य में कुछ सदस्यों को
मनोनीत करता है और वह इन्हीं क्षेत्रों से होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या कहता है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन किस तिथि से लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन था जो था साथियों, यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ तथा तभी से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं या फिर इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, 2 या 3 दोनों। तो राज्यसभा स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता तथा इसके विपरीत लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ बंबई, मद्रास व कलकत्ता में, दिल्ली व कलकत्ता में, बंबई, दिल्ली व तो भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम बंबई, मद्रास व कलकत्ता में 1862 में बना। 1862 में 1861 के अधिनियम से 1862 1862 में कलकत्ता, मद्रास व बंबई में बना था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यालय पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। ठीक है साथियों, इस प्रश्न को देखो क्या कहता है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। तो राष्ट्रपति जो लोकसभा को साथियों भंग करते हैं वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी हैं? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी हैं? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए या उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं? तो बात करें साथियों राजनीतिक दलों की, जिस प्रकार से भारत में राजनीतिक दलों की व्यवस्था है, आप देखते हैं बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा आदि ये सब राजनीतिक दल होते हैं। तो यह किस प्रकार के शासन के लिए जरूरी होते हैं साथियों? भारत में किस प्रकार का शासन है? भारत में लोकतांत्रिक शासन है, डेमोक्रेटिक शासन है। तो यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं, लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और बात करें सैनिक शासन के लिए, सैनिक शासन जो है पाकिस्तान में लागू है। और बात करें तानाशाही जैसे हमारे साउथ कोरिया में या फिर जैसे जर्मनी में तानाशाह हिटलर हुआ करता था, वो होते तानाशाही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में संवर्धन से है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में से है? आर्टिकल 48 है, वो 51 है, 52 है या फिर 54 है? बात करें साथियों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और जो शांति है वह आर्टिकल 51 में निहित है, आर्टिकल 51 में निहित है, जो कि एक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक तत्व है। बात करें आर्टिकल 48 की, आर्टिकल 48 में पशुपालन के विषय में जानकारी मिलती है, पशुपालन के विषय में। ठीक है, आर्टिकल 48 में पशुपालन के विषय में जानकारी मिलती है। आर्टिकल 48 के तहत आर्टिकल 48 आपका ये कहता है कि पशुपालन पर जोर दिया जाना चाहिए, राज्य पशुपालन पर
जोर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न। और आर्टिकल 54 की बात करें, आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। बात करें आर्टिकल 52 की, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति निहित है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 कहता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्या वह आर्टिकल 61 है, 76 है, 75 है या फिर 85 है। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर साथियों महाभियोग चलाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत। बात करें आर्टिकल 76 की, तो इसमें महान्यायवादी आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की परिभाषा दी गई है। बात करें आर्टिकल 85 की, तो आर्टिकल 85 में यह कहा गया है कि दोनों सदनों की जो बैठक है प्रत्येक वर्ष में 2 बार बुलाई जा सकती है तथा इनके बीच में 6 माह का अंतराल होगा, प्रत्येक बैठक के बीच में 6 माह का अंतराल होता है। बात करें आर्टिकल 75 की, जिसमें यह कहा गया है आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 यह कहता है कि मंत्री परिषद जो होती है, केंद्रीय मंत्री परिषद, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 85 में मैंने अभी बताया आपको। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था। क्या वह इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो भारत में जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी साथियों, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत पहली बार 1926 में हुई, पहली बार 1926 में हुई, 1926 में हुई, जिसके हेड रॉस बारकर थे, जिसके हेड रॉस बारकर थे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्या वह स्वतंत्रता का अधिकार था, समानता का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था या फिर सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार था। हमने पीछे अभी जिक्र किया था कि वह संपत्ति का अधिकार था, जिसे आर्टिकल 31 से हटाकर 300A में डाल दिया गया, 31 से हटाकर 300A में डाल दिया गया, जो वर्तमान में एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है। साथियों बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर यह होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में बात करें लोकसभा की सीटों की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वह 80 हैं। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में 48 हैं तथा पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में इन सीटों की संख्या 42 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या जो है 42 है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वह 29 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथियों बात करें बिहार की, तो बिहार में जो इनकी संख्या होती है विधानसभा लोकसभा की संख्या है वह 40 है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर यह होगा 80, 48, 42। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वह राज्यपाल होता है। ठीक है साथियों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? क्या वह 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम या फिर 20 वर्ष से कम? साथियों, हमने पिछली क्लास में भी इस प्रश्न पर जिक्र किया था। 14 वर्ष से कम किसी भी आयु के बच्चे को, 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। यह एक दंडनीय अपराध है। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? साथियों, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है साथियों, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए निहित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? क्या वह 153 है, क्या 161 है, क्या 163 है या फिर 165 है? तो साथियों, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वह आर्टिकल 163 के तहत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। बात करें आर्टिकल 153 के तहत, तो आर्टिकल 153 राज्यपाल के विषय में जानकारी देता है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। बात करें आर्टिकल 165 की, तो इसमें महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता। ठीक है साथियों, आर्टिकल 165 महाधिवक्ता के बारे में जिक्र करता है, 153 राज्यपाल के में, तथा आर्टिकल 163 जो है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में जानकारी देता है। बात करें आर्टिकल 161 की, आर्टिकल 161 जो है यह राज्यपाल जो क्षमादान, राज्यपाल के क्षमादान के विषय में आर्टिकल 161 से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? एकल हस्तांतरित मत के द्वारा, सीमित मताधिकार द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा या फिर वयस्क मताधिकार द्वारा? तो भारत में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं साथियों वह वयस्क मताधिकार पर होते हैं। बात करें वयस्क मताधिकार की, वयस्क मताधिकार होता क्या है? वयस्क मताधिकार यह होता है कि किसी भी देश के वयस्क होते हैं वह वोट डालते हैं, उनका अधिकार होता है, उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है साथियों, जैसे भारत में वयस्क मताधिकार की बात करें तो भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग वोट दे सकते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है, इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।